संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के 10th संस्करण के फाइनल चरण में निर्णायक महोदय की अनुमति से मैं वाद विवाद की प्रक्रिया शुरू करवाना चाहूंगा। हमारी फाइनल चरण में पक्ष दल है आर्ट्स फैकल्टी क्रॉस एवं विपक्ष में इग्नो क्रॉस हैं। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है वर्तमान तार्किक लोगों की सदन का मत है कि सदैव अर्थ यानी मीनिंग बनाए जाते हैं, ना कि वह होते हैं। निर्णायक महोदय की अनुमति से मैं वाद विवाद की प्रक्रिया शुरू करवाना चाहूंगा। सदन में नेता पक्ष आमंत्रित हैं। एक सदन की गरिमा को नमन। जैसा कि आज का विषय दिया गया है, वर्तमान तार्किक लोगों के सदन का मत है कि सदैव अर्थ बनाए जाते हैं, ना कि वे होते हैं। इसके पुरजोर पक्ष में तो आज का जो सदन है वो वर्तमान तार्किक लोगों का सदन है। वर्तमान तार्किक लोग होते कौन है? तो वे बुद्धिजीवी होते हैं जो तार्किक आधार पर चीजों का विश्लेषण करते हैं। वर्तमान में चीजों को कैसे प्रासंगिक बनाया जा सकता है, प्रासंगिक किस क्षेत्र में, तो समाज के हित में, समाज की प्रगति में इस चीज का विश्लेषण करते हैं, वो वर्तमान तार्किक लोग हैं। सदैव से यहाँ क्या तात्पर्य है? तो सदैव का मतलब हमेशा, हर परिस्थिति में, समय काल वातावरण में हमेशा एक समान रहना, यानी हर परिस्थिति में जो है वो ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव तौर पर यानी इंप्लीमेंट होगा ही होगा। अब यहाँ पर अर्थ का हम देखें तो अर्थ यानी किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का वह रूप जो उसे परिभाषित करने हेतु, उसे जानने हेतु उस समय या उस परिस्थिति में या उस भावों के अकॉर्डिंग जो होता है अनुरूप बनाया जाता है किन्हीं लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, वो उसका अर्थ होता है। और होना जैसे कि ऑलरेडी यानी यहाँ पर है कि होते नहीं है, मतलब कि एक ऐसी चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और वो हर जगह सेम होगी, यानी सबके लिए बराबर होगी। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अर्थ होते हैं वो बनाए जाते हैं, होते नहीं है। तो इसको हम अलग अलग आयामों में बात करेंगे, क्योंकि अर्थों की जो समीक्षा है वो अलग अलग आयामों में की जा सकती है। तो किस प्रकार? तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, अगर हम भाषा के क्षेत्र की बात करते हैं, भाषा के आयाम की बात करते हैं, तो किस प्रकार भाषा में जो होते हैं अर्थ बनाए जाते हैं। अर्थात जो भाषा के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि जितनी भी भाषाएं या जितनी भी उनमें जो वर्ड है, वो वर्डों का जो अर्थ है हमने उनको दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि जैसे हिंदी भाषा में या जो जल का अर्थ है वो एक पेय पदार्थ के लिए हमने जल शब्द यूज किया, लेकिन अगर एक जापानी भाषा के व्यक्ति से मैं पूछता हूं जल दीजिए तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस जल पर्टिकुलर वर्ड को हमने एक अर्थ दिया है, उसे डिनोट किया है, उसे हमने अर्थ दिया है। तो यहां पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो भाषा में जो शब्द होते हैं उनको हम अर्थ प्रदान करते हैं, भाषा को हम प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा शब्दों से मिलकर बनी है। अब हम देखते हैं इस प्रकार, हम देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में भी किस प्रकार देखते हैं कि अर्थ जो होता है वो हमेशा बनाया जाता है। अर्थात जो पाठक होता है, जो साहित्य, कोई भी साहित्य होता है, उसको जो पढ़ता है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है उसका अर्थ ग्रहण करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको पढ़ता है और अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करके उसका अर्थ जो है बनाता है और अपने जो है अपने मन मस्तिष्क में उस अर्थ को उतारता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि साहित्य में भी जो है रचनाओं का जो अर्थ है वो अलग अलग तरीके से लिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें, अगर सामाजिक आयाम की बात करें तो समाज के क्षेत्र में जो है विभिन्न चीजें किस प्रकार, जितनी भी सामाजिक संस्था है, जितने भी सामाजिक रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, जितनी भी चीजें हैं उनको किस प्रकार से हमने अर्थ दिया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अग्नि के 7 फेरे लेने में अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर हिंदू समाज में अग्नि के 7 फेरे लेने को, शादी के जो विवाह का बंधन है, उसको एक साक्षी के रूप में माना जाता है, उसको एक पवित्र, एक रिचुअल के रूप में माना जाता है। अब अग्नि क्या फेरे ले लीजिए, उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, उसे कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन उसको आपने एक अर्थ दे दिया, यानी एक जो रीति रिवाज है, एक जो सामाजिक संस्था है, उसके अंतर्गत आपने उसको एक अर्थ दिया और वो अर्थ जो है कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट में उसका कोई अर्थ नहीं था, आपने उसको अर्थ दिया है। तो इस प्रकार अब हम बात करते हैं किस प्रकार से जो है, अगर हम दर्शन के क्षेत्र की बात करें या दर्शन के आयाम की बात करें तो किस प्रकार दर्शन का जो उद्देश्य होता है, दर्शन क्यों आया? दर्शन का उद्देश्य होता है जितने भी गूढ़ रहस्य हैं, यानी
यानी जो आत्म तत्व है, इन सब की खोज के लिए दर्शन आया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी, चाहे वो ब्रह्म की बात हो, चाहे वो मोक्ष की बात हो, हर वर्ड को हमने एक अर्थ दिया है। मोक्ष का अर्थ जहां पर एक तरफ हम देख सकते हैं कि किसी के लिए मोक्ष इसी दुनिया में रह के जो है आत्म संतुष्टि पाना है, इसी भौतिक संसार में रह के आत्म संतुष्टि पाना है, बंधनों से मुक्ति है, तो किसी के लिए वो परलोक का साधन है, अर्थात इस लोक से इतर भी कोई लोक है जहां पर आप इस दुनिया से बाहर जाएंगे, यहां पर आप वो कर्म करेंगे जिनके माध्यम से आपको वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी तरह से हम ले सकते हैं, अगर ब्रह्म का उदाहरण लें तो किसी के लिए जो है ब्रह्म की कल्पना स्वयं में है, किसी के लिए ब्रह्म की कल्पना जो है वो मूर्ति में है। यानी हम अद्वैतवाद और द्वैतवाद का जो है एग्जांपल ले सकते हैं। शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद की जो संकल्पना दी और उसके जो माधवाचार्य ने जो अद्वैतवाद की संकल्पना दी, तो किस प्रकार से दोनों में जो है ब्रह्म के अलग अलग अर्थ दिए गए। शब्द वही है लेकिन उसको आपने एक अर्थ दे दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में कोई अर्थ नहीं है, तो अर्थ यहां पर डिसाइड हो रहा है कि अर्थ जो होते हैं वो दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ना कि वो ऑलरेडी होते हैं। अब इसी तरह से हम देख सकते हैं कि इसी अध्यात्म के क्षेत्र में जो है एक संन्यास वर्ड आता है। ठीक है, संन्यास की जो परिकल्पना है, अगर आप संन्यास की परिकल्पना को देखते हैं तो एक टाइम पर जो है संन्यास का अर्थ आपके लिए ये था कि आप इस गृहस्थ आश्रम के बाद जो है, जब वानप्रस्थ आश्रम को प्रस्थान करेंगे उसके बाद आपका संन्यास जीवन स्टार्ट होता है। यानी आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा उसके बाद। लेकिन आज जो नव संन्यास की जो धारणा प्रचलित हो रही है, यानी संन्यास को ही आप एक नया अर्थ दे रहे हैं। पहले भी आपने एक अर्थ दिया, फिर से आप एक अर्थ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्वयं में दिखा रहा है कि जो संन्यास वर्ड है या संन्यास का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको आपने एक अर्थ प्रदान किया है समय समय पर, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। क्यों? क्योंकि आज का जो साइंटिफिक एरा है, आप उसमें उतना आप इन सारे बंधनों से छूट के आप जंगल में जाके एकांत में रह के आप वो संन्यास को फॉलो अप करना या उतनी जटिल प्रोसेस को फॉलो अप करना इजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज हित में कि आप समाज में ही रह के, क्योंकि उस वाले संन्यास में जब आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इन कुरीतियों से दूर भाग के जा रहे हैं, लेकिन वो कुरीतियां तो समाज में रह रही हैं, आपने अपने आप को उनसे दूर कर लिया। लेकिन इस नव संन्यास में ये हुआ कि आप इसी समाज में रह के जब स्वयं को सुधार रहे तो पूरे समाज को सुधार रहे। तो इसी तरह से जो है अलग अलग अर्थ दिए जाते हैं। अब हम यहाँ भावों के अगर आयाम में बात करें तो विभिन्न जितने भी भाव है, चाहे वो क्रोध हो, प्रेम हो, जितने भी भाव है, विभिन्न भाव अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते हैं। आपके अंदर क्या भाव है, अब आप दूसरा उसको क्या अर्थ दे रहा है, इसके लिए हम अगर दो उदाहरण लें। सबसे पहले हम अगर प्रेम की बात करें तो एक पति पत्नी के मध्य का जो प्रेम है, समाज उसी प्रेम को जो है एक पॉजिटिव वे में लेता है, एक सकारात्मक अर्थ देता है। लेकिन अगर बिना किसी रिश्ते के अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको आपने नकारात्मक रूप में जो है समाज अर्थ देता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक ही शब्द एक ही है लेकिन उसको आपने अलग अलग अर्थ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो है अर्थ बनाए जाते हैं, दिए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम क्रोध को देखते हैं तो अगर आपकी मां का अगर बेटे के प्रति क्रोध है तो आप उसको इस अर्थ में लेते हैं कि उसका ममत्व भाव है, केयरिंग भाव है, वो आपकी केयर कर रही है। लेकिन वही क्रोध अगर राह पे चलता कोई अनजान व्यक्ति आपको दिखाता है तो वो क्रोध आपके लिए आपकी रेपुटेशन, आपके आत्मसम्मान और विभिन्न चीजों से जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक ही शब्द के कितने, अगर क्रोध या प्रेम या इन सारी चीजों का ऑलरेडी कोई एक अर्थ होता जो कि यूनिवर्सल होता है, ऑब्जेक्टिव होता, तो कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं पनपती। अगर समाज में ये चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शा रहा है कि अर्थ स्वयं में होते नहीं है, पहले से नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ईश्वर की परिकल्पना को भी ले लेते हैं। अलग अलग धर्मों में ईश्वर की अलग अलग परिकल्पना। एक शब्द है ईश्वर, वो उसमें कोई अनेकों मूर्ति पूजाओं में उसको कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कोई अल्लाह, तो कोई, इन तमाम जो है अर्थों में उसको लिया जा रहा है। एक ही वर्ड लेकिन अलग अलग अर्थों में लिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर शब्द का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। तो जितने भी आयाम है, अगर आप विभिन्न किसी भी आयाम में अगर आप समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हर आयाम में जितने भी शब्द है, जितने भी भाव या जितने भी क्रिया है, शब्द और कार्य दोनों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। जितने भी शब्द या कार्य हो उन दोनों को अर्थ दिया जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। एक मिनट का सामान्य समय। को नमन। जो आज का विषय था वो यह था कि वर्तमान तार्किक लोगों के सदन का मत है कि सदैव अर्थ बनाए जाते हैं, ना कि वो होते हैं। तार्किक लोगों की परिभाषा देखे जाते हैं कि जो लोग लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, प्रासंगिक बना करके किसी भी चीज़ को सोशल गुड के बारे में सोचते हैं। जो सबसे बड़ी यहाँ पे कमी दिखती है हम लोगों को वो ये कि इन्होंने सदैव और अर्थ के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, उसको दोनों को सेम वर्ड समझ लिया। इन्होंने कहा कि जो ऑल टाइम ट्रू होती है चीज़ उसको हम सदैव अर्थ बोलते हैं, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सदैव अर्थ बनाए जाते हैं, मतलब हर परिस्थिति में आप अर्थ क्रिएट करते हैं, ना कि वो होते हैं। ये डिबेट थी, ना कि ये कि हर वक्त जितने भी अर्थ बनाए जाते हैं ऑल टाइम के लिए ट्रू है। दोनों वर्ड के बीच में गैप है, सेम वर्ड नहीं है। दूसरी चीज ये कि इन्होंने कहा कि अर्थ परिभाषित या फिर जानने हेतु होते हैं, कॉमन नोशन, उसी को अर्थ कहा जाता है। पर ये जो पूरी इनकी डिबेट रही है केवल सतही स्तर पर भाषा के ऊपर मतलब संकुचित रही है। यहाँ पे जो डिबेट है फिलोसॉफिकल डिबेट है। ये डिबेट इस चीज की मांग कर रही है कि क्या किसी भी चीज पे, किसी भी एक्शन पे, किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस
है अगर, तो क्या खुद का मीनिंग क्रिएट करते हो या फिर खुद का मीनिंग साथ में लेकर के आ रही है या नहीं लेकर के आ रही है। किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस जो है क्या वो मीनिंगलेस है या फिर वो मीनिंगफुल है, वो मीनिंग को अपने साथ कैरी कर रही है या नहीं कर रही। डिबेट इस चीज के ऊपर थी, इसके ऊपर इन्होंने कहीं पे भी बात नहीं करी। ये सोशल प्रैक्टिसेस और टाइमलाइन को डिफाइन करते हैं। ये कहते हैं कि किस प्रकार से वाटर, जल को जापान में कुछ और बोला जाएगा, मेटाफोरिकल अर्थ और लिटरेरी अर्थ की बात करते हैं। पर ये सारे जो अर्थ हैं ये भाषाई अर्थ हैं। हम इस चीज के ऊपर डिबेट ही नहीं कर रहे, हम ये डिबेट कर रहे हैं कि क्या कोई भी एग्जिस्टेंट अगर चीज है जिसका यहाँ पे अस्तित्व है। डिबेट एग्जिस्टेंस वर्सेस एसेंस की, कि क्या कोई भी जो चीज है वो अपने एसेंस को कैरी करके लेकर के आ रही है अपने साथ या नहीं लेकर के आ रही है, या फिर वो अपना एसेंस खुद से बना रही है। भाषा की डिबेट ये है ही नहीं कि क्या अगर जल है तो क्या वो अपना मीनिंग स्वयं में लेके आ रहा है कि वो प्यास ही बुझाएगा हर जगह पे। डिबेट इस चीज पे, इस पे नहीं है कि उसको अलग जगहों पे क्या बुलाया जाता है। भाषा की डिबेट कहीं थी ही नहीं। दूसरी चीज ये कि इन्होंने कहा कि वही फिर से कि इन्होंने अनेक प्रकार के एग्जांपल दिए कि मोक्ष, ब्रह्म, संन्यास सबको अलग अलग जगह अलग अलग चीज बोली जाती है। फिर से इसमें वही चीज आती है कि भाई जब आप घर से अपने बाहर निकलते हैं उसको अगर आप संन्यास कह रहे हैं तो क्या संन्यास की जो एक्शन है वो खुद में कोई मीनिंग लेकर के आता है कि नहीं आता है। उस शब्द को आप अलग अलग जगह पे कुछ भी और बोलिए, लेकिन क्या अपने साथ वो एक मीनिंग कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये डिबेट इस चीज के ऊपर थी। जो एक हम लोगों ने सबसे फेमस कहानी सुनी है फिलॉसफी में कि अगर किसी जंगल में पेड़ गिरा और आपने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया तो क्या आप ये कहेंगे कि वो पेड़ नहीं गिरा है। ये जो इनकी पूरी डिबेट थी ये ह्यूमन परसेप्शन पे बेस्ड थी, जिसमें ये कह रहे थे कि हमने अगर नहीं उस चीज को देखा तो उस चीज का अर्थ हो ही नहीं सकता। पर क्या अगर पेड़ गिरा है, आपने नहीं देखा, तो क्या वो पेड़ नहीं गिरा है? वो पेड़ गिरा है। अर्थात चीजें अपना मीनिंग खुद में कैरी करके रखती हैं। आप आपके लिमिटेड परसेप्शन की वजह से हो सकता है उस चीज को उस वर्तमान समय में ना समझ पाए। हो सकता है आगे चल करके, जैसा कि उन्होंने साइंटिफिक एनालिसिस को सर्वोपरि माना, हो सकता है कि आगे चल करके साइंटिफिक एनालिसिस के बेसिस पे उस चीज का मीनिंग आप आइडेंटिफाई करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने मीनिंग क्रिएट किया है, आपने मीनिंग आइडेंटिफाई किया है जो कि चीजें अपने साथ में लेकर के आ रही हैं। ये कहते हैं कि भावनाओं का कोई अर्थ नहीं, उसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं देते कि किस प्रकार से। ये कहते हैं कि ईश्वर शब्द का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। फिर से इसमें भी जो डिबेट है कि क्या आप फिर से जब लिमिटेड परसेप्शन की वजह से आप किसी चीज को डिनाई कर रहे हैं, जब जैसे फिलोसफी की एग्जांपल लेते हैं कि जब कांट जैसा व्यक्ति आकर के नोमेना और फिनोमेना में डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है कि फिनोमेना वाली जो चीज है उसका मीनिंग आपको पता है, ऊपर वाली चीजों का मीनिंग आपको नहीं पता है, आपको उसके पीछे एफर्ट नहीं डालना चाहिए, उस चीज को डिनाई करता है। पर वो ये कभी भी नहीं कहता है कि उन सब चीजों का मीनिंग नहीं है। अगर फिलोसफिकल दृष्टि से भी देखा जाए, वो सब चीजें अपने आपस में एक मीनिंग क्रिएट करते हुए लेके चलती हैं और उनको नेम करने से मना करता है। अर्थात उनके पीछे वो शब्दों की द्वारा परिभाषित ही नहीं करना चाहता, पर वो ये मानता है कि उनका स्वयं में कुछ ना कुछ मीनिंग है, क्योंकि वो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई रोल प्ले करती हैं। अगर आप किसी भी चीज के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को या फिर किसी भी एक्शन के या फिर किसी भी एग्जिस्टेंस के मीनिंग को डिनाई करते हैं तो आप स्केप्टिसिज्म की तरफ जाते हैं, संदेहवाद की तरफ जाते हैं, जहां पे आप किसी भी चीज के रियल मीनिंग को डिनाई करते हैं। आप केवल ह्यूमन क्रिएशन के ऊपर बेस अपना पूरा वो लेकर के आते हैं। दूसरी चीज जो इसका सबसे बड़ी समस्या है, जब आप रियल मीनिंग को डिनाई करते हैं तो आप कॉजालिटी या फिर जो सत्कार्यवादिता होती है कि आप उस चीज को भी डिनाई करते हैं कि कोई भी चीज जो है वो किसी चीज से निकल करके ही आ रही है। और उसके बाद जब तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट थी, जो हमने बताया कि आपकी जो पूरी डिबेट थी वो तार्किकता के ही अगेंस्ट है, क्योंकि आप ह्यूमन परसेप्शन के ऊपर ही बेस करके सारी चीजों को देख रहे हैं, भाषाई स्तर पर वो भी। और जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी भी चीज का सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर भी रहे हैं तो भी वो ऑब्जेक्टिविटी के अराउंड रिवॉल्व होते हुए ही कर रहे हैं। आप सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आइसोलेशन में बैठ के नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव चीज होगी जिसके अराउंड आप रिवॉल्व करेंगे तभी होगा। अर्थात एग्जिस्टेंस अगर किसी चीज का है तो वो स्वयं में एक गुण है और वो अपने साथ एक मीनिंग क्रिएट या फिर मीनिंग ले करके ही आ रहा है। आपको उसको जिस प्रकार से परिभाषित करना है ये आपने किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वही वाला एग्जांपल की पेड़ वाला कि आपने नहीं देखा तो वो पेड़ वहां पे नहीं गिरा, उसका मीनिंग स्वयं में है कुछ ना कुछ, आपको नहीं पता है, ये आपका लिमिटेड परसेप्शन था। ये तार्किक लोग ये मानते हैं कि ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन या फिर ह्यूमन नॉलेज का जो एरिया है वो बहुत कम है, हम लोग सब कुछ नहीं जान सकते हैं, और वो उस पॉसिबिलिटी को डिनाई कभी नहीं करते कि कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कि उन सब चीजों का कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन सब चीजों का मीनिंग आगे चल करके हमको मिल सकता है या फिर हमारे दायरे से बाहर है, पर मीनिंग है। उसके बाद अगर हम डेकार्ट जैसे फिलोसोफर की बात करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि आपको चीजों को तोड़ते तोड़ते एक्सियोम को एस्टैब्लिश करना है, अर्थात क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडिया को एस्टैब्लिश करना है, तो फिर से यहाँ पे वो एक मीनिंग की बात करते हैं, जब उसमें वो कहते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इस वजह से मैं हूं, मैं संदेह करता हूं इस वजह से मैं हूं। अर्थात वो यहाँ पे एक क्लियर डिस्टिंक्ट आइडिया से अपने सेल्फ को प्रूव कर रहे हैं, जो कि वहां पे एक उनका अर्थ कैरी कर रहा है कि जो उनकी बॉडी है उसका अर्थ क्या है कि वो थिंकिंग बीइंग है, वो सोचने संदेह कर सकती है चीजों पे। इसके द्वारा वो अपने शरीर को और अपने मन को दोनों को साथ में प्रूफ करते हुए लेकर के चल रहे हैं। अर्थात शरीर का कृत्य क्या है, उसका अर्थ क्या है कि वो सोचेगा या फिर डाउट करेगा, और डाउटिंग जो एबिलिटी है वो केवल इंसानों के अंदर है, बॉडी के अंदर है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कॉजल रिलेशन है, मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं।
अगर हम हीगल के डायलेक्टिलिज्म की बात करते हैं तो उसमें भी वो कहते हैं कि किस प्रकार से दो चीजें हैं, उन दोनों के बीच में अगर द्वंदात्मक क्या कहते हैं पद्धति चलेगी तो किसी ना किसी प्रकार से तीसरा सिंथेसिस होगा जिसको वो मीनिंग मानते हैं, और इसी के द्वारा वो एक एब्सोल्यूट आइडिया की तरफ जाने का प्रयत्न करते हैं जिसको वो रियल ट्रुथ मानते हैं। अगर हम प्लेटो के आइडिया ऑफ गुड की बात करते हैं तो उसमें भी वो एक रियल मीनिंग को ऊपर रखते हैं। अगर हम एरिस्टोटल की मैटरलेस फॉर्म की बात करते हैं तो वो भी उस परिस्थिति में भी एक मीनिंग को सबसे ऊपर रखते हैं जिसको हमको थ्राइव करते हुए जाना है। अगर हम कांट के समम बोलम की बात करते हैं तो उस परिस्थिति में भी हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से सारे दार्शनिकों ने सबसे ऊपर एक मीनिंग को ही रखा है, चाहे फिर वो लाइबनीज हो जब वो मोनाड्स के बीच में प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी की बात करते हैं, और या फिर स्पिनोजा हो जब वो एक पैंथीस्टिक फिलॉसफी देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि हर चीज के अंदर ईश्वर निहित है। तो यहाँ पे बेसिक एसेंस है इस चीज का ये है कि हर चीज अगर वो एग्जिस्टेंस में है, अगर वो आपके एग्जिस्टेंस के बीच में दायरे के अंदर है, चाहे वो इंपेरिकल लेवल पे, चाहे वो व्यवहारात्मक लेवल पे हो या ना हो, आपके कॉम्प्रिहेंशन से परे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मौजूद है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा, वो अपने साथ मीनिंग लेकर के आई है। आप उसको शब्दों में बांध करके अपने सहजता के लिए उसको परिभाषित कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने मीनिंग दिया है वही उसका असली मीनिंग है, या फिर जो आप समझ रहे हैं वही उसका सही मीनिंग है। उसका मीनिंग स्वयं में है, हर चीज अपना अर्थ अपने साथ लेकर के आती है। धन्यवाद। एक सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर रखे गए विषय के पुरजोर पक्ष में महोदय सबसे पहले विपक्ष आता है और कहता है कि हमने सिर्फ भाषा के आधार पर डिबेट की। जी नहीं महोदय, हमारे नेता पहले ही बता गए थे, यहाँ पे भाषा और एक्शंस दोनों की हम बात कर रहे हैं, दोनों में अर्थ, या हम इस पे डिबेट कर रहे हैं कि जो अर्थ होता है वो बनाया जाता है कि वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग है। और अगर वो मेरे नेता बता के जा चुके हैं कि अगर कोई अर्थ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता रहेगा पर्सन टू पर्सन या टाइम टू टाइम। उसके बाद महोदय ये बात करके जाते हैं कि किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस में एक मीनिंग कैरी करता है या नहीं करता, इस चीज पे ये बात करते हैं। महोदय देखना पड़ेगा कि हम ये कहीं नहीं आर्ग्यू कर रहे हैं कि अर्थ होता ही नहीं है। अर्थ उस पे जब दे रहे हैं, हम उसके कुछ अर्थ बना रहे हैं तो अर्थ एग्जिस्टेंस में तो आ ही रहा है। हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अर्थ ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नहीं है, मतलब परमानेंट उसका कोई अर्थ नहीं है। उसे अर्थ जब दिया जा रहा है तब भी तो अर्थ एग्जिस्टेंस में आ ही रहा है, और वो जो अर्थ है वो समय बदलता भी रहता है, इसलिए क्योंकि उसे अर्थ को पर्सन टू पर्सन लोग देते हैं, समय से समय पे देते रहते हैं। ये पेड़ गिरने वाले एग्जांपल देके जाते हैं तो मुझे उसमें भी देखना पड़ेगा कि वो पेड़ स्वयं से गिरा या वो पेड़ काट दिया गया, ये अर्थ हम उसे स्वयं देंगे जो हम देख रहे हैं। मैं जाके जंगल में देखूंगा अगर पेड़ गिरा हुआ है तो ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या अर्थ देता हूं कि तेज हवा चल रही थी, तूफान आई इसलिए पेड़ गिरा, या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से कुछ लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने उस पेड़ को काट दिया। ये अर्थ मैं उसे प्रदान करूंगा, ना कि उसमें स्वयं में वो अर्थ निहित होगा। उसका मतलब ये बात करते हैं कि फिलोसफर्स बताते हैं एक मीनिंग दे रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि फिलोसफर्स भी तो हर चीज का एक अर्थ दे रहे हैं। जिस भी फिलॉसफी की वो बात कर रहे हैं उसमें जितने टर्म्स की वो बात कर रहे हैं, जितने चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे वो मीनिंग्स को सर्वोपरि, ये कई सारे फिलोसफर्स के दार्शनिकों का नाम गिनवा कर जाते हैं, इसमें कहते हैं कि सबने मीनिंग को एक सुपीरियर जगह पे रखा है। तो जो भी मीनिंग को सुपीरियर जगह पे रखा है वो मीनिंग एक दे ही तो रहा है, वो मीनिंग बता रहा है। वो कहीं पे ये नहीं कह रहा है कि उसमें ऑलरेडी जो एक कोई एग्जिस्टिंग मीनिंग है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रुथ है, उसी को हम सबसे ऊपर रख रहे हैं। वहां पे उस मीनिंग को खोजने की बात हो रही है। मीनिंग को खोजना क्यों पड़ रहा है? मीनिंग को खोजने का अर्थ यहाँ पे क्या है? मीनिंग, किसी भी चीज को खोजने का अर्थ होता है उसको एक मीनिंग प्रदान करना, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से हम उसको क्या एक समझ रहे हैं, हम ब्रह्म को क्या समझते हैं, हम ईश्वर को क्या समझते हैं, ये हम उसको अर्थ देंगे। ईश्वर स्वयं में कुछ एक अर्थ नहीं है, उसको हम क्या अर्थ देते हैं, आप क्या अर्थ देते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति उसको क्या अर्थ देता है, यहां पे वो बात होती है महोदय। उसके बाद ये बात करते हैं कि एग्जिस्टेंस तो है, एग्जिस्टेंस अगर है तो वो मीनिंग लेकर ही आ रहा है। तो महोदय हम तो कह ही रहे हैं कि उसको जो एक मीनिंग हम देंगे वो भी एग्जिस्ट करेगा, हम ये कहीं नहीं डिनाई कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहें कि उसका सदैव एक ही मीनिंग होता नहीं है। यहां पे जो टॉपिक है कि सदैव अर्थ बनाए जाते हैं ना कि होते हैं, अगर सदैव अर्थ होते तो वो एक ऑब्जेक्टिव अर्थ होता, वो ही हमेशा के लिए रहता। यहां पे हम टॉपिक में कह रहे हैं कि वो अर्थ बनाए जाते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद महोदय ये बात करते हैं कि बहुत चीजें हमें नहीं पता, एज अ मनुष्य हमें बहुत चीजें नहीं पता होती हैं, लेकिन उसकी भी कुछ ना कुछ मीनिंग होते रहते हैं जो भविष्य में हमें पता चल सकता है। तो महोदय जब तक हमें वो चीजें नहीं पता है तब तक हमारे लिए उसका कोई मीनिंग नहीं है, हमारे लिए उसका कोई अर्थ है नहीं, वो चीज अर्थहीन है, क्योंकि हमें वो चीज के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। जब हमें वो चीज पता चलेगा, जब हमें हमारा उससे साक्षात्कार होगा या हमें उसका दर्शन होगा, हम देखेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तो हम उसे एक अर्थ प्रदान करेंगे, हम उस पर एक चीज, उसको एक मीनिंग देंगे। वो हमारे लिए वो मीनिंग कुछ और हो सकती है, ये अगर जाएंगे इन्हें वही चीज दिखेगी, ये उसको कुछ और
मीनिंग देंगे तो उसका कोई एक यूनिवर्सल मीनिंग नहीं है। जब मुझे उसका सामना होगा तब मैं उसे एक मीनिंग दूंगा, उसे एक अर्थ दूंगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो शब्द अर्थ ही, मतलब वो जो भी चीज हो, जो भी वस्तु होगी, जो एक्शन होगा वो अर्थहीन होगा। हम जब उसे देखेंगे, हम उसे एक अर्थ देंगे, तब जाके उसे एक अर्थ मिलेगा। उसके बाद ये बात आई थिंक देयरफॉर आई एम की बात करते हैं। मीनिंग ऑलरेडी है तो मीनिंग, ये बार बार अपने डिबेट में ही कभी कहते हैं कि मीनिंग क्रिएट करने की बात करते हैं कि मीनिंग क्रिएट करना होगा, और फिर कभी कहते हैं कि मीनिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अगर मीनिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो मीनिंग क्रिएट क्यों कर रहे हैं? आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं किसी चीज को डाउट ही क्यों करूंगा अगर उसका मीनिंग ऑलरेडी है? सदैव के लिए अगर है तो मैं उसमें डाउट क्यों करूंगा, उसमें थिंकिंग क्यों करूंगा? जो मैं तार्किक अपने विश्लेषण कर रहा हूं, किसी चीज पे सोच रहा हूं, वो इसी कारण से तो मैं सोच रहा हूं, मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि मैं उसे एक अपना मीनिंग दूंगा। मैं जो मुझे सही लगेगा मैं उसे वो प्रदान करूंगा। अगर हम इस चीज को मान ले कि सदैव ही मीनिंग होती है, सदैव अर्थ होते हैं, तो ये आई थिंक देयरफॉर आई एम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं थिंक की जरूरत ही नहीं है, थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है, किसी चीज पे डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि बहुत से दार्शनिक मीनिंग को सबसे ऊपर रखते हैं, तो मतलब वही फिर से बात है कि बहुत से दार्शनिक मीनिंग को सबसे ऊपर रखते हैं। इसका मतलब ये कहीं भी वो नहीं आर्ग्यू करते हैं कोई भी दार्शनिक कि मीनिंग एक स्टैटिक चीज है, एक ऑब्जेक्टिव चीज है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। सारे लोग यही बात करते हैं कि मीनिंग हमें खोजने, जितने फिलोसफर होते हैं वो क्यों कहते हैं कि हमें इस ब्रह्मांड के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में खोजना है, हमें उनकी मीनिंग जाननी है। जानने की आवश्यकता इसीलिए क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हमारे लिए अभी उस चीज का कोई मीनिंग नहीं है। इस ब्रह्मांड के जो हमारे रीच के बाहर की चीज है उसका कुछ मीनिंग अभी हमारे लिए नहीं है, हमें उसको मीनिंग देना है। जब हमें कुछ नई चीज स्पेस में एनकाउंटर होती है तो हम उस चीज को एक मीनिंग देते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट है, एक फिनोमिना है, इसे हम एक मीनिंग दे रहे हैं, ये क्या होता है। जब तक हमें वो एनकाउंटर नहीं होता है तब तक उसका वो अर्थहीन होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। और इवन एक टाइम पे किसी फिनोमिना को, किसी चीज को एक कोई अर्थ दिया जाता है, कुछ सालों बाद कुछ और पता चलता है, उसके बारे में और स्टडीज होती है तो उसका अर्थ बदल दिया जाता है, उसको एक नई मीनिंग दी जाती है। कोई भी मीनिंग स्टैटिक नहीं रहती है। अगर वो रियल ट्रूथ होता, अगर वही चीज उस फिनोमिना का, उस एक्शन का, उस शब्द का, हम तीनों फील्ड में बात करें, अगर वही फाइनल ट्रूथ होता तो वो कभी चेंज नहीं होता, उसमें कभी बदलाव नहीं आता। अगर उसमें बदलाव आ रहा है इसका मतलब है कि उसे वो मीनिंग दिया जा रहा है, उसे वो अर्थ प्रदान किया जा रहा है महोदय। और जैसा कि ये स्टार्टिंग में कह के जा रहे हैं कि हम बहुत ही सतही लेवल पे सिर्फ हमारे नेता भाषा के स्तर पे बात करके जा चुके हैं, तो जी नहीं महोदय, हम यहाँ पे एक्शंस की भी उतनी ही बात किए थे जैसे इन्होंने मेरे नेता ने बात की कि जो रीति रिवाज समाज के होते हैं उसमें जो एक्शंस लिए जाते हैं, जो कदम उठाए जाते हैं, उनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, उसे मीनिंग उन लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। किसी एक पर्टिकुलर धर्म में काले कपड़े का कुछ और मीनिंग होता है, काला कपड़ा पहन के जाने का कुछ और, मतलब एक शादीशुदा व्यक्ति काला कपड़ा पहन के जाता है इस्लाम धर्म में, लेकिन क्रिश्चियनिटी में उसका मीनिंग बदल जाता है, वहां पे मरने के टाइम पे काला कपड़ा पहन के जाते हैं। तो काला कपड़ा का अपने आप में कोई मैरिज या फिर विडो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर लोगों द्वारा उस चीज को, उसको मीनिंग दी जा रही है, उस काले कपड़े एक रंग तक को एक मीनिंग प्रदान की जा रही है। काले रंग का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं, वैसे सफेद रंग का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उसको एक लोगों द्वारा, ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा, एक सोच के लोगों द्वारा एक मीनिंग प्रदान की जाती है, और वो समय के साथ बदल भी सकता है। भारतीय समाज में सती प्रथा को एक समय एक बहादुरी से का मीनिंग दिया जाता था, एक आत्मगौरव का मीनिंग दिया जाता था, लेकिन आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सती प्रथा को एक कुप्रथा का मीनिंग दिया जाता है। तो एक ही समाज में एक ही एक्शन का, एक ही शब्द का मीनिंग बदलते भी रह सकता है, और वो चेंज होते रहता है। और चेंज क्यों होता है? क्योंकि वो अर्थ होता नहीं है, उस चीज को एक अर्थ दिया गया रहता है। मतलब जैसे सती प्रथा के एग्जाम्पल में ही चिता पे जाके जल जाने का अपने आप में कोई अर्थ नहीं था, उसको उस समय के लोगों ने उसको अर्थ एक दिया कि ये बहादुरी का, वीरता का प्रतीक है, और आज उसी को, उस अर्थ को बदल दिया गया, आज उसे कुप्रथा का प्रतीक माना गया, समाज में बैकवर्डनेस का प्रतीक माना गया। इसी के साथ मैं अपने ऑडियो विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। सदन में उपनेता विपक्ष आमंत्रित हैं। 3, 2, 1 दिए गए विषय के पुरजोर विपक्ष में सबसे पहले महोदय समझने की बात यह है कि जो प्रतिपक्ष है वो उसका पूरा मीनिंग का अर्थ कहीं ना कहीं शब्दों पे, भाषा पे और ह्यूमंस पे ही केंद्रित है। लेकिन क्या इस कॉस्मोस में, क्या इस पूरे संसार में केवल ह्यूमन ही है? अगर इनके लिए कह रहे हैं कि मीनिंग केवल ह्यूमन के ही पर्सपेक्टिव से होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे मेरे नेता बता के जा चुके हैं, तार्किक लोग इस पूरे कॉस्मोस की बात करने वाले होंगे। जब ये दर्शन के अंदर प्रवेश ही कर दे रहे हैं अपने तर्कों के माध्यम से, तो दर्शन में प्रवेश का ही मतलब है कि संसार सारी चीज की बात कर रहे होंगे। अब मीनिंग की बात है कि जैसे मेरे नेता बता रहे, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस होना, उसके अंदर एक मीनिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक सत्कार्यवादी रिलेशन है। सत्कार्यवादी रिलेशन क्या है कि एक भी जो एग्जिस्टेंस है वो कारण है और उसके अंदर कार्य निहित है कि उसके अंदर मीनिंग होगा। जैसे जल का बार बार एग्जांपल दे रहे हैं, जल का जलत्व कि वो जल है। अब जल को एक इंसान इंटरप्रेट करेगा पीने के लिए, एक चींटी के लिए होगा कि नाला है, लेकिन क्या जल का जो जलत्व है, उसकी जो शीतलता है, उसकी जो तरलता है, वो उसकी मीनिंग से चली गई है? नहीं, वो उसके साथ हमेशा जल जहां भी आता है वहीं पे आती है। ऐसी अग्नि, क्या अग्नि का अग्नित्व
उसके उस अग्नि तो कभी भी बदला है क्या? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अग्नि को छू रहा हूं, मेरे हाथ में ठंडक आ गई है? क्या जब मैं बात कर रहा हूं कि अग्नि मुझे ठंडक नहीं दे रही है, तो क्या मैंने ठंडक का अर्थ नहीं निकाल लिया है? क्या ठंडक का अर्थ नहीं है मुझे पता? वहां पे ये बात पूरी आ जाती है। अब इनकी स्पीचेस पे आता हूं। ये कह रहे हैं अर्थ बनाया जाता है। इनकी उपनेता की स्पीच स्टार्ट ही कॉन्ट्रडिक्शन से हो रही होती है। ये मान के चले जाते हैं यहाँ पे कि अर्थ जो है वो होता है, बस ढूंढने वाली बात है। तो यही डिबेट का हमारा पूरा भार है कि अर्थ एग्जिस्टेंस में है हमेशा से ही, ह्यूमन कब उसको ढूंढ पा रहा है, कब उसके बियॉन्ड जा रहा है, कब उसकी क्षमता, ह्यूमन परसेप्शन में नेता बता के गया कि लिमिटेड है, तो ह्यूमन परसेप्शन अपने आप को आगे बढ़ाते बढ़ाते कहां तक पहुंच पा रहा है, ये ह्यूमन की कमजोरी है, ना कि उस अर्थ की कमजोरी है, ना कि अर्थ की बात हो रही है कि अर्थ कभी होता ही नहीं है। जहां ये सदैव अर्थ को सदन में बार बार बरगलाना चाह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव अर्थ है, उसका ये मतलब नहीं है। उसका ये मतलब, सदैव अर्थ का ये मतलब है कि जब एग्जिस्टेंस आएगी, जब कोई चीज स्थापित होगी, तब तक उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल के आने वाला है। ये है सदैव अर्थ का मतलब, जो कि यहाँ प्रतिपक्ष द्वारा बरगलाया जा रहा है। दूसरी बात है, परसेप्शन तक ही कहीं ना कहीं सीमित है, और परसेप्शन में भी सिर्फ ह्यूमन परसेप्शन पे। इसके बाद वो हर चीज को नकार के चले जा रहे हैं। लेकिन जब वो हर चीज को नकार के चले जा रहे हैं, तो ये समझिए जिन चीजों को वो नकार रहे हैं, क्या उनका अर्थ नहीं है? जिनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो भी तो एक अर्थ लेके चल रहे हैं। वो अर्थ ये कि लेके चल रही है कि ये वो इनकी कंसिडरेंस में नहीं आ रही है। तो जो इनकी कंसिडरेंस में नहीं आ रहा है, क्या उसका कोई अर्थ नहीं रह रहा है? वहां पे बात आके चले जाती कि अगर अर्थ नहीं रह रहा है, तो ये नकार किस आधार पे रहे हैं? नकारने का भी कोई आधार होगा, आधार तब निकलेगा जब इनको अर्थ पता होगा। वहां से इनकी पूरी बात खत्म हो जाती है, ये वाली कि अर्थ होता ही नहीं है। फिर कहीं ना कहीं जब मान के ही चले जा रहे हैं कि अर्थ एक होता है अर्थ का आइडेंटिफिकेशन। ह्यूमन जब अर्थ का आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो नया अर्थ बना रहा है। अर्थ कुछ है। मेरे नेता बता के जाते हैं कि जितनी भी सब्जेक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिविटी के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। मतलब उसके कोर एसेंस में कुछ ना कुछ होता है, जिसके जब मैं कह रहा हूं कुछ है, तो कुछ होना ही, उसका एग्जिस्टेंस ही एक चीज आपको बता के चले जा रहा है कि एक अर्थ आपको खोजना है, एक अर्थ इसके साथ निहित है, उसकी बात हो रही है वहां पे। फिर ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा केस है, उसके अंदर सोसाइटी शिथिल पड़ जाएगी, हम लोग मीनिंग खोजेंगे नहीं। लेकिन समझने की बात यह है, ये पूरा का पूरा जो आडंबर है इनके केस में होगा, क्योंकि जब ये मान लेंगे कि किसी चीज का अर्थ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो रिसर्च किसकी करेंगे, फाइंड किसको करेंगे, आगे कैसे बढ़ेगी और सोसाइटी कैसे ग्रोथ करा रहे हैं। जबकि हम मान रहे हैं कि अर्थ है, वो हो सकता है अभी हमारे परसेप्शन से बियॉन्ड हो, और हम एस्पायर कर रहे हैं उसको पाने के लिए। और जब एस्पायर हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हो, तो नई नई चीजें मिल रही है। तो जिस ग्रोथ और डेवलपमेंट, सोसाइटल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे ही डोमेन में हो रही है, ना कि इनके डोमेन में। अब कहीं ना कहीं ये पूरी बात है, नेता की स्पीचेस में अगर हम आए, तो ये प्रेम में समाज की नकारात्मकता बताते हैं, माँ बेटे के बीच में जो अर्थ है, माँ बेटे के बीच में जो क्रोध है, और बाकी समाज के बीच में जो क्रोध है, उसके बीच में कहीं ना कहीं द्वैत स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन समझिए, क्रोध होना, क्रोध के अंदर क्या होता है, क्रोध कब आता है, क्रोध में मेरे रिएक्शन क्या होंगे, किस चीज को मैं क्रोध कह रहा हूं, क्या उसका अर्थ नहीं है उसके अंदर इंडिपेंडेंटली? क्रोध के अंदर जब मैं कह रहा हूं क्रोध है, कि क्या उसके साथ निहित नहीं है हमेशा उस सत्कार्यवादी रिलेशन के साथ, कि उसका एग्जिस्टेंस ही बता रहा है कि इसमें क्या होने वाला होगा, इसका क्या रिएक्शन होगा, इस पर क्या एक्ट कर रहा होगा कोई। तो इनका ये कहीं ना कहीं जो भाषा इस स्तर पे कहीं ना कहीं चूक जाते हैं कि भाषा। अब एक समझिए, जब ये पूरी बात करते हैं कि अर्थ भाषा से बनते हैं, पहला स्टेटमेंट आते हैं, जब ये बात करें अर्थ भाषा से बनते हैं, तो समझिए क्या जब भाषा का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले किसी चीज का अर्थ नहीं था, और उससे पहले अगर किसी चीज का अर्थ नहीं था, तो भाषा के डेवलपमेंट का आधार क्या है, क्यों भाषा को डेवलप किया गया, भाषा के डेवलपमेंट का विचार ही कहां से आ गया जब वो अर्थ था ही नहीं कभी पहले। तो सबसे बड़ा ये प्रश्न उठ के जाता है यहाँ पे। अब जैसे कि हम पूरी बात बता के जा रहे हैं कि कैसे किसी चीज का अर्थ उसके एसेंस में ही होता है। चीज जब एग्जिस्टेंस में आई, चीज जब टाइम t0 पे प्रकट हुई सामने या कहीं से है, तो उसी के साथ उसके अंदर एक अर्थ निहित हो जाता है। वो अर्थ बस पहचानने की देर होती है, कब तुमने पहचान लिया, कब तुम नहीं पहचान पाए। और पहचानना बनाना नहीं होता है, ये बात भी समझने की जरूरत है। पहचानने का मतलब होता है कि आपने कुछ आइडेंटिफाई किया है, ना कि आपने कुछ नया क्रिएट कर दिया उसके अंदर, ना कि कुछ सृजन कर दिया है। तो वहां पे इनकी बात निकल जाती है। तो जैसे मैंने डेकार्ट की बताते जाते हैं, कॉग्निटिव ऑरिज्म की, कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब जब आई थिंक देयरफॉर आई एम वाली बात है, मतलब वो किसी की चीज को तो बता रहा है, कोई है, कौन है वो जो सोच रहा है, जिसको हम कहते हैं कौन है जो दृष्टि की दृष्टि है। मतलब आंखें अगर आपकी देख रही है, आप बता रहे हैं कि आंखों का काम है देखना, तो कौन देख रहा है, वो आंखों के बियॉन्ड जाके आंखों को कौन कमांड दे रहा है कि आप देखिए। वहीं पे कोई चीज आती है कि कोई तो है पीछे, किसी चीज का तो अर्थ है पीछे, जिसको हमें पहुंचना है, जहां तक हमें चीजें चाहिए, जहां हमें जाना है। फिर ये सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। ये एक बात समझिए, अब अग्नि की बात करते हैं कि अग्नि मैं कृत्य कर रहा हूं कि शादी के अंदर अग्नि के 4 फेरे ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, उस पर सवाल है। वो लोगों का माइंडसेट है कि क्यों ले रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी क्यों ले रही है। लेकिन
अग्नि को जिस अग्नित्व से जाना जाता है, जिस पायसने से जाना जाता है कि अग्नि पवित्र है, माना जिससे उसको बताया जाता है कि पंच महाभूतों में से एक है, उसकी उस अर्थ को निहित केंद्र में रखते हुए, उस ऑब्जेक्टिव अर्थ को कि पंच महाभूतों में से एक है, इसलिए पायस पदार्थ है, और इस पायस पदार्थ के अराउंड इसकी समीक्षा करना, इसके साथ अलाइन होना एक पायस एक्ट है। तो वो कहीं ना कहीं एक अर्थ उसके अंदर इनहेरेंट है। वो अर्थ कहां से आया है? वो अर्थ ह्यूमन के एग्जिस्टेंस से नहीं आया है, वो अर्थ सदैव ही उसके अंदर था, ह्यूमन ने बस उसको देखा है। और देखने से ये मतलब नहीं कि उसने अर्थ बना दिया है, बल्कि उसके अंदर अर्थ तो हमेशा से ही नहीं था। जैसे वही पेड़ वाली बात है कि अगर इनके सामने ये बार बार सवाल खड़ा करके जा रहे हैं कि परसेप्शन, ह्यूमन परसेप्शन, कि वो पेड़ कैसे कटा है, आरी से कटा है कि रेजर जो मशीन होती है उससे कटा है, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कटा है, कैसे कटा है, इसका कोई भार ही नहीं है। हो ये रहा है कि पेड़ कटा है, ऑब्जेक्टिवनेस ये है कि पेड़ कटा है, अर्थ ये है कि पेड़ कटा है तो कुछ गिरा होगा, पेड़ गिरा होगा, अर्थ वहां से निकल के आ रहा है। हमको पता पेड़ क्या हो रहा है, पेड़ क्या होता है, पेड़ के साथ क्या हुआ है, अर्थ वहां से निकल के आ रहा है, ना कि एक एक्शन से, एक परसेप्शन से भी चीजें निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी डिबेट एक सतही स्तर पे, भाषाई स्तर पे करके जाते हैं, साहित्यिक स्तर पे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन किस चीज का सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो रहा है, क्या लिखा गया है, वो इनके पास ऑब्जेक्टिव है। जी 10 सेकंड में कहता हूं, क्या वो इनके पास नहीं है, उस पर भी इनका कोई कटाक्ष नहीं है। तो मैं पुरजोर रूप से स्थापित करता हूं कि अर्थ हमेशा ही होता है और वो बनाया नहीं जाता है। सदन में 2 मिनट का सामान्य समय प्रश्नोत्तरी की तैयारी है।